मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्लियर करे थे। 19 टॉपिक तक हमारे कवर हो गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे बीआर, बीपी, डिस्काउंट, इनकम, स्टॉक, कॉस्ट, वाउचर, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, बैड डेब्ट्स, बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, बुक ऑफ अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या कम टर्म होती है जब एक कस्टमर्स और एक शॉपकीपर के बीच में डील होती है। शॉपकीपर क्रेडिट में सेल करता है कस्टमर को, तो जब क्रेडिट में वो सेल करता है तो वो एक बिल बना के देता है, तो उस बिल को हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक होता है हमारा। बिल ऑफ एक्सचेंज के 2 पार्ट्स होते हैं, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। जब आप क्रेडिट में कोई चीज़ सेल करते हो तो बिल रिसीवेबल देते हो, और क्रेडिट में कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो बिल्स पेबल लेते हो। अब कोई भी चीज़ आपने क्रेडिट में परचेज़ करी, आप उधार में कोई सामान खरीद के लाए, तो आप अपने साथ क्या लेके आओगे? एक बिल बनवा के लाओगे, तो उसे बिल्स पेबल बोलेंगे, जो किसने दिया है? शॉपकीपर ने दिया है। और अगर आप कोई चीज़ क्रेडिट में सेल कर रहे हो, शॉपकीपर को अपने पास जो बिल रखेगा उसे क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल, क्योंकि वो क्रेडिट में सेल कर रहा है। और आपने जो बिल अपने पास रखा है, शॉपकीपर ने अपने पास जो बिल रखा है, वो बिल रिसीवेबल, क्योंकि क्रेडिट में सेल किया है, आपने क्रेडिट में परचेज़ किया है। आप जो अपने पास बिल रखेंगे वो होता है बिल्स पेबल। और ये किसके पार्ट्स होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज के। कोई भी चीज़ आप उधार में खरीदते हो या बेचते हो तो आप बिल का यूज़ करते हो। जिस बिल में लिखा हुआ होता है कि इतना % आपने सामान खरीदा है, तो वो कच्चा बिल जिसे कहते हैं। और तो जब आपका बिल प्रॉपरली बन जाता है, पक्का बिल जो होता है, वो आपका बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल की टर्म में आता है। जब आप क्रेडिट सेल करते हो किसी चीज़ को तो वो बिल रिसीवेबल, क्रेडिट परचेज करते हो तो बिल्स पेबल। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज़ द रिबेट गिवन बाय सेलर टू द बायर। मतलब कोई भी चीज़ पे रिबेट देना, छूट देना। सेलर देगा किसे? बायर को। शॉपकीपर देता है कस्टमर्स को। ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज परsuade द बायर टू बाय मोर गुड्स। क्यों दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट? जिससे बायर को खरीदने के लिए मोटिवेशन हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड परचेज़ करे। मतलब कुछ जैसे आपकी 50% की 50 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो उसे डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 5 रुपीज़ उसमें से लेस हो जाएंगे। 5% जैसे डिस्काउंट है तो 5 रुपीज़ उसमें से 50 × 5 डिवाइड बाई 100, तो 50 × 5 डिवाइड बाई 100, तो आपका जो जितना % आपका निकलेगा वो माइनस हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस में से, लिस्ट प्राइस। जितना आपका डिस्काउंट आएगा 50 का, अगर आप 5% निकालोगे तो आपको जितना % का डिस्काउंट आएगा वो आप लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दोगे। देन जितना आपका अमाउंट होगा वो आप डिस्काउंट के फॉर्म में दे के ट्रेड डिस्काउंट दोगे। तो द डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक एज इट इज़ डिडक्टेड इनवॉइस और कैश मेमो। बस डायरेक्ट दिखा दिया जाता है, ठीक है 35% डिस्काउंट है, तो जैसे 50 रुपीज़ की कोई कॉस्ट प्राइस की गुड्स थी तो उसमें आपने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो बस आप डायरेक्ट माइनस करके दिखा दोगे, उसे आप शो नहीं करोगे अकाउंट्स बुक में, बस कैश मेमो में आप उसे शो करोगे। अब आता है नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश डिस्काउंट एनकरेज करता है डेटर्स को टू पे द ड्यूज प्रॉपरली। दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बुक। अब कैश डिस्काउंट को आप अकाउंट बुक में लेते हो, ट्रेड डिस्काउंट को जैसे 5% का ट्रेड डिस्काउंट है तो डायरेक्ट वैल्यू माइनस करके दे दोगे, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो इसे आप अकाउंट्स बुक में शो करोगे, और जो जितना भी आपके कैश पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये अभी हम जब जनरल्स पढ़ेंगे तो ये टर्म ज़्यादा क्लियर होंगी कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है एंड कैश डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। बाकी अभी लर्न करने का है तो आप लर्न कर लीजिए। कैश डिस्काउंट जो कैश पे डिस्काउंट होता है ये रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट बुक में, और ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, कैश मेमो में बनाया जाता है, लिस्ट प्राइस में से लेस किया जाता है जब सेल करे जाते हैं गुड्स। इट ऑफर % ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स।
मतलब जितने भी आपके कॉस्ट प्राइस हैं या 5% का डिस्काउंट है तो उसे आप माइनस करके डायरेक्ट वैल्यू शो करते हो उसकी। और जितने भी आपके लिस्ट प्राइस होते हैं सेल करते हुए जब गुड्स को आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो कैश पे होता है डिस्काउंट, और अकाउंटिंग बुक में शो होता है। इनकम क्या है? इनकम प्रॉफिट का ही पार्ट होती है। प्रॉफिट से एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो, एक होता है आपका प्रॉफिट, एक होता है इनकम। आपकी जैसे इनकम है, आप लोग बिज़नेस करते हो, बिज़नेस में से आपको पता है आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5 लाख रुपए तो आपको निकलने चाहिए, क्योंकि कैपिटल जब आपने 5 लाख की इन्वेस्ट करी है बिज़नेस में, उसके बाद भी आपने जैसे कुछ परमानेंट इनकम कर रखी है कि आप 50,000 उसमें से बिज़नेस में से लेते हो, तो 50,000 भी निकल गए। फिर आपने कुछ और एक्स्ट्रा इनकम 75,000 अर्न करे, तो आपने 25,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो इनकम क्या होती है? जो आपकी एक परमानेंट होती है, जिसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड होता है, लेकिन इनकम आपकी एक तरीके के आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, आपकी वेल्थ को, एंटरप्राइजेस की इंक्रीज़ करेगी। तो ये चीज़ जितनी भी हेल्प करती है इनकम, जो आपकी परमानेंट इनकम है बिज़नेस के अलावा। प्रॉफिट का ही पार्ट आप इससे कह सकते हो प्रॉफिट का, क्योंकि एक बिज़नेस में तो जब आप वर्क करोगे तो वो उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें इनकम नहीं बोली जाती है। सैलरी ये सब चीज़ें बोली जाती हैं आपके अगर कोई जॉब कर रहे हो, अगर बिज़नेस कर रहे हो तो वो प्रॉफिट का ही पार्ट है। इनकम इंक्लूड प्रॉफिट में ही होती है। अब आता है स्टॉक। स्टॉक, द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज़ नोन एज स्टॉक। आपने अपने पास स्टोर करके कोई भी सामान रख रखा है, प्रोडक्ट्स रख रखे हैं, शॉपकीपर हो आप, गोडाउन है आपका, तो वो आपका स्टॉक है। कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन एक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स टू मेक इट सेलेबल। मतलब जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं, जब आपने कोई भी गुड्स बनाया और फिर उसे सेल करने के टाइम में जितना आपकी कॉस्ट इन्वेस्ट लगी, मैन्युफैक्चर से डीलर तक, डीलर से शॉपकीपर तक पहुंचाने में जितनी आपकी कॉस्ट इन्वेस्ट हुई। वाउचर क्या होता है? किसी भी चीज़ पे आपको एक वाउचर प्रोवाइड होना, कैश मेमो मिलना। जैसे हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैश। हम क्या पाते हैं? कुछ कैश पाते हैं, कैश मेमो होता है वो। तो हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं किस पे? उधार पे। इफ़ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस। हम क्या पाएंगे? एक इनवॉइस बिल पाएंगे। मैंने अभी बताया था कोई भी चीज़ क्रेडिट में सेल परचेज होती है तो BRBP ये होते हैं। तो ऐसे हम कोई उस BRBP को इनवॉइस भी बोला जाता है। हम पाते हैं एक इनवॉइस बिल, ठीक है। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट। जब हम उन सब चीज़ का पेमेंट कर देते हैं तो हमें एक रिसिप्ट मिलता है कि आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे तो आपको बिल मिलता है। वहाँ पे क्रेडिट में सेल परचेज नहीं होती है कोई भी गुड्स की। आप ये किसी शॉपकीपर से तो क्रेडिट सेल एंड परचेज कर सकते हो BRBP, लेकिन जब आप कभी भी मॉल जाते हो तो आपको एक बिल मिलता है। जब आप कैश में पेमेंट कर देते हो किसी भी गुड्स का तो आपको एक रिसीप्ट मिलती है, ठीक है। वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन, इज़ नोन एज वाउचर। मतलब जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो ये सारे वाउचर्स लगा देते हो जिससे आपको डिस्काउंट मिलती है, रिबेट मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है टैक्स देने में। कि मीन्स आपने एक वाउचर एक वैलिड टर्म है कि आपने इतनी चीज़ें सेल करी, इतनी चीज़ें परचेज़ करी, वहाँ पे पैसा आपने इन्वेस्ट करा, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी, सेल परचेज करी गुड्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पे, तो आपने उसमें बिल लगाओगे। बिल्स को उसे क्या बोलेंगे? वाउचर्स। अब आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जब आप किसी भी पैसे को कैश में कन्वर्ट करते हो तो वो होती है करंट एसेट। कोई भी चीज़ का कैश में कन्वर्ट हो जाना, ऐसी कैश में पेमेंट हो जाना। करंट लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? पे करना। तो करंट लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी विच आर एक्सपेक्टेड टू गेट पे विद इन period of 1 year and include liabilities such as accounting payable, short term loan, interest payable, bank OD and other such short term liability of the company। मतलब जो आपकी 1 साल के अंदर अंदर पे होनी है, जो आप 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं ले सकते।
आपने कोई भी अपनी कंपनी को चलाने के लिए पैसा उठा रखा है मार्केट से, तो आप उसे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर ही, फाइनेंशियल ईयर के पीरियड के अंदर अंदर ही आपको रिटर्न करना है जिस पैसे को, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है। ये आपकी लिस्ट दे रखी है करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। अकाउंट्स पेबल, जितने भी आपके बिल्स पेबल हैं वो भी आपके अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल, ये सब आपके करंट लायबिलिटी में आते हैं। करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जितने भी आपके करंट लॉन्ग टर्म डेब्ट्स चल रहे हैं, डेब्ट डिबेंचर्स, ये सारे आपके करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। एक्यूरेट एक्सपेंसेस जितने हैं ये सब करंट लायबिलिटी में आएंगे। नोट्स पेबल, करंट लीज पेबल, डिविडेंड पेबल, बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट। बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट की एक टर्म होती है, जैसे कि आपके अकाउंट में 5000 रुपीज़ है और आपने 7000 निकाल लिए, तो 2000 रुपीज़ आपके ओडी हो गए, मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट रुपीज़ ले लिए। फिर होते हैं एक्यूरेट इनकम टैक्स, अनअर्न्ड रेवेन्यू। अब आती है नेक्स्ट टर्म करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है। करंट एसेट आर द एसेट which can be converted in cash in a short period time, not more than 1 year. There are some assets which can be disposed, generate cash immediately, which is known as liquid asset, and some other assets which are held to generate cash within some time within 1 year but not immediately. मतलब जो कैश में आपकी कन्वर्ट हो जाती है और 1 साल के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट होगी, मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपकी करंट एसेट होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। अब जब करंट एसेट आपकी कभी भी डिस्पोज हो जाती है तो और जनरेट हो रही है कैश में, तो वो पुकारी जाती है लिक्विड एसेट। क्या होती है वो लिक्विड एसेट, जिसमें आपके स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं। करंट एसेट में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब माइनस करते हो तो आपकी लिक्विड एसेट बनती है, क्योंकि जितने भी स्टॉक होंगे, प्रीपेड, ये सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट में आएंगी। लेकिन जब ये चीज़ें एक्सक्लूड कर देंगे हम, अब डिडक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उसमें डिडक्ट कर देंगे हम करंट एसेट में से, तो यहाँ आपकी करंट लायबिलिटीज़ या आपकी लायबिलिटीज़ लिक्विड एसेट बन जाती हैं, जिसे आप लिक्विड कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो वो आपकी लिक्विड एसेट होती हैं। और करंट एसेट आपकी कौन सी होती हैं, जो आप 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप देखते हैं लिस्ट इसकी क्या क्या होती है। कैश, बिल रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक और इन्वेंशनरी दोनों ही बोला जाता है स्टॉक को। अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, मार्केट सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने हैं, अदर लिक्विड एसेट्स, कुछ तो लिक्विड एसेट्स अलग होती हैं और कुछ अदर लिक्विड एसेट्स होती हैं, तो वो वाली लिक्विड एसेट भी आपकी करंट एसेट में ही आती हैं। अब आता है बैड डेब्ट्स। आपने कुछ पैसा मार्केट से उठाया, जैसे 5 लाख 6 लाख, आप वो पैसा नहीं रिटर्न कर पा रहे हो, तो क्या हुआ, वो पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स में चला गया, तो वो किस अकाउंटिंग टर्म में क्या बोला जाता है, उस डूबे हुए पैसे को बैड डेब्ट। द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द डेटर्स आर कॉल्ड बैड डेब्ट। जो अमाउंट आपने दिया है और नहीं रिकवर कर पाए किससे, डेटर्स से, तो वो पुकारा जाता है बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स दैट कम फ्रॉम कैरेट कस्टमर हु डू नॉट पे देयर बिल। डेब्ट्स क्या हैं, डेब्ट्स वो हैं जो आपने कुछ भी चीज़ उधार ली है कस्टमर से और आप उसे पे नहीं कर पा रहे हो, उसके बिल। आपने कोई चीज़ परचेज़ करी क्रेडिट में और आप उसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो उसका, तो वो आपके डेब्ट्स होते हैं। ये अफेक्ट करता है क्रेडिट पॉलिसी को, कंपनी की कोई भी क्रेडिट पॉलिसी है तो उसे अफेक्ट तो ये डालेगा ही। अब होते हैं इसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हमें पैसा पता है पूरा तरीके से डूब गया, लेकिन कभी कभी कुछ उम्मीद होती है कि शायद हमें 2 लाख रुपए मिल जाए, 5, हाँ, तो हमें वो क्या है, डाउट है उस पैसे पे, तो उसे हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट एक एस्टिमेट वैल्यू होती है किसकी, बैड डेब्ट की, जो अकाउंट रिसीवेबल अपने माइंड में रखता है कि वो ये चीज़ शायद इशू कर सकता है या नहीं कलेक्ट कर सकता है, मतलब उसके माइंड में होती है कि शायद वो ले ले और शायद ना ले ले, तो एक डाउटफुल डेब्ट होता है किस पे, बैड डेब्ट पे ही। बैलेंस शीट क्या है,
बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक पिक्चर है जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की, कंपनी की शो करती है, जिसमें एसेट एंड लायबिलिटीज़ इक्वल होते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या आप कैपिटल को आप इक्विटीज़ भी बोल सकते हो। तो एसेट्स क्या है आपकी, एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, टोटल डेब्ट जितने हैं, ये सारी चीज़ें शो होती हैं इन द बैलेंस शीट में। एक फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पिक्चर है। बैलेंस शीट को एक हम ये भी कह सकते हैं फ़ोटो है, स्नैप शॉट है किसका, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का, स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक फाइनेंशियल पीरियड के लिए। ये क्वार्टरली बेसिस भी होती है, 6 मंथ बेसिस, वैसे तो ईयरली बेसिस ही हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं कि ईयरली बेसिस बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, लेकिन ये वैसे बनाने को हम क्वार्टरली बेसिस भी बना सकते हैं बैलेंस शीट, हाफ ईयरली बेसिस भी बना सकते हैं, 6 मंथ बेसिस एंड 12 मंथ बेसिस भी बना सकते हैं। 2 हेड्स होते हैं इसमें, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ एन एसेट बेस्ड ऑन करंट नंबर इन द बैलेंस शीट और द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू इट फाइनेंशियल रिपोर्ट। मतलब जितना भी अमाउंट है कंपनी का, एसेट और बैक करके लायबिलिटीज़, एसेट को और पे करके लायबिलिटी को, जितना भी अमाउंट है लिक्विडिटी करके, जब आपने आपकी लिक्विडेशन हो रहा है आपकी कंपनी का, मतलब सेल एंड परचेज हो रही है। अब जैसे आपके पास पैसा है तो आपकी कंपनी अच्छे से चल रही है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, कंपनी को, आप तो इंसॉल्वेंट हो गए ना, आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो आप इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट हो गए तो आपकी कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, आपकी लिक्विडेशन की। मीन्स आपकी जितनी भी कंपनी की एसेट हैं और लायबिलिटी हैं उन्हें बेच बेच के पैसा दिया जाएगा। जितने भी मार्केट में अगर आपने पैसा उठा रखा है तो उस जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटी है उन्हें लिक्विडेट करते हुए, उन्हें डिसॉल्व करते हुए पैसा दिया जाएगा। तो जितना भी वो आपकी बुक वैल्यू निकल के आएगी, मीन्स आपकी कंपनी बिकने वाली है तो उसमें जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी जैसे 5 लाख की बैटरी और एसेट का 1.5 लाख का है सामान, तो 5 लाख पे कर दिया जाएगा। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी निकल के आई, जब आपने कैलकुलेट लिक्विडेशन के लिए कैलकुलेट करवाया तो आपकी बुक वैल्यू निकल के आई कि आपके पास कितना सामान था, कितनी एसेट थी, 10 लाख के एसेट्स थे। तो इसमें से लायबिलिटी कितने की थी, 5 लाख की थी, तो 5 लाख आपकी पे ऑफ हो जाएंगी। और अगर कभी कभी, ये तो होती है लिक्विडेशन की टर्म, अगर कभी कभी हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता है, हमारी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और एसेट्स कम हो जाती हैं, तो हमारी वाइंडिंग अप सिचुएशन क्रिएट होती है कंपनी। लेकिन ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी की टर्म से, अभी बस आप इतना ही याद करिए बुक वैल्यू क्या है, वो आगे क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक। आप ये भी कह सकते हो बुक वैल्यू में जितनी भी आपके टोटल एसेट्स हैं उसमें से आपने जब लायबिलिटीज़ डिडक्ट कर दी तो अब वो आपकी बुक वैल्यू होती है कंपनी की। अब आता है बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बुक अकाउंट, आप जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहले आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपकी कोई भी चीज़ सेल हुई है या परचेज हुई है, अब उसे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, उसे आप जनरल में रिकॉर्ड करते हो। अब जनरल्स आपके प्रिपेयर हो गए, जनरल्स प्रिपेयर होने के बाद आपने पर्टिकुलर पर्सन के, पर्टिकुलर कंपनी के जनरल प्रिपेयर की, अब उस आप पर्टिकुलरली शो करोगे अलग से, वो होता है आपका लेजर प्रिपेयर। फिर उसके बाद आप उसका ट्रायल बैलेंस निकालोगे। थर्ड टर्म आपकी बुक ऑफ अकाउंट में आती है ट्रायल बैलेंस। फिर उसके आप फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बनाओगे, मीन ट्रेडिंग, P&L एंड देन बैलेंस शीट। तो आपकी जितनी भी आपकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट चलती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी डिसीजन लेती है कि उसे प्रॉफिट है, लॉस है। तो ये रेगुलर प्रोसेस एक बुक ऑफ अकाउंट में परफॉर्म किया जाता है जो एक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। तो ये आपका बुक ऑफ अकाउंट में आता है। अब आता है डेप्रिसिएशन। आपने कोई भी गुड्स परचेज़ किया, आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा, वो आपके साथ 10 साल तक है। जैसे आपने 25,000 का ख़रीदा था, अब उसकी कॉस्ट डाउन हो गई होगी क्योंकि वो 10 साल तक आपके साथ था। तो अब वो उसे मार्केट में सेल करने जाओगे तो 25,000 का नहीं बिकेगा, 4-5 हज़ार का बिकेगा। तो इतने टाइम पीरियड के लिए जो उस पर उसकी वैल्यू घट गई, जैसे 5,000 का आपने सेल हुआ तो मीन्स 20,000 उसमें से जो घट गए तो वो आपका 20,000 का डेप है। मीन्स किसी भी फिक्स्ड एसेट क्या है, जो आपकी परमानेंट है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गई, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, कोई भी चीज़ आपकी फिक्स्ड है। A charge on the value of fixed asset of a firm, depreciation usually enter written down the cost of a fixed asset। ठीक है, जो भी आपका पैसा उसमें घट रहा है। अब 2 मेथड होते हैं इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड,
कि आपने जितना टाइम अपने पास रखा। तो ये भी एक डीप कॉन्सेप्ट है। जब डेप्रिसिएशन क्लियर होगा तब आपको बस अभी लर्न करने के लिए आपको इतना पता है कि फिक्स एसेट में से कोई भी आपकी कॉस्ट घट रही है गुड्स की, तो जितने टाइम पीरियड के लिए, तो वो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, मीन्स आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। एक कॉस्ट वैल्यू में से रिटर्न आपकी वैल्यू रिटर्न डाउन हो रही है जब आपने गुड्स को अपने पास रखा काफ़ी टाइम तक। सो डेप्रिसिएशन में आपका टॉपिक कवर हो गया 32 पॉइंट्स। और एक क्लास और होगी इसकी, 1 या 2 क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो और क्लियर कर लेंगे। ये सारी अकाउंट्स के इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ये सब लर्न करिए। बस एक क्लास और होगी इसकी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स और हैं इसकी, वो और डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसका क्लियर हो जाएगा पॉइंट। आगे के कुछ टॉपिक्स हैं, इंसॉल्वेंट, ये सारे पॉइंट्स और क्लियर कर दूंगी जिससे आपके अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आए। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपको बिल्कुल माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अच्छे से समझने आने चाहिए। वर्क कंप्लीट करिए, क्वेरी सेशन के टाइम क्वेरी लेते